इवन दो आई लव्ड कंप्यूटर्स, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था जस्ट लाइक माई फादर टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज अ फाइटर जेट पायलट। अगर आपको पूछूं कि कैसी रही आपकी जर्नी एक्सेंचर में, तो आप क्या आंसर देंगे? मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी, जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो उससे तो अच्छी ही थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पार्ट के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। Starting from 10th, 12th and all semester marksheet for freshers, that is more than enough. प्लस आपके जो नॉर्मल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इधर पैन कार्ड और आधार कार्ड पे यूजुअली, एंड दे ऑप्शनली पासपोर्ट मांग सकते हैं, बट वो कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। हेलो अभिलाष, कैसे हैं आप? या हेलो दिवांशी, मैं अच्छा हूँ, और आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच लर्नोमेट में आने के लिए। मोस्टली ऐसा होता है कि सैटरडे को लोग आने से मना कर देते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि छुट्टी वेस्ट हो जाएगी, बट जो लोग टाइम निकाल के सच में आते हैं और अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो हम उनको रियली अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके। सो या अभिलाष, मैंने आपका रिज्यूमे देखा। सो जब मैं देख रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड आई वंडर कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं अपने करियर में। सो आज के सेशन में लोगों को बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलने वाला है आपसे। सो द फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। दे मस्ट नो कि हु यू आर एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आपको थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड, बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, या सो आई एम अभिलाष एंड मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, बट मेरे फादर की ट्रांसफ़र होती रहती थी, वो आर्म्ड फोर्सेस में थे। ओके। तो आई ग्रू अप इन मल्टीपल सिटीज़। सो मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग जो हुआ वो हुआ इधर दिल्ली में और पुणे में, बट हायर एजुकेशन मैंने पुणे से ही करा है। ओके। सो मैं कॉलेज भी यहीं पुणे यूनिवर्सिटी से ही मैंने पास आउट हूँ। वो था मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली। ओके। एंड इवन वाइल ग्रोइंग अप लाइक 11th और 12th में भी मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ही थे। अच्छा। तो फिर हमेशा से वो था रिगार्डिंग कंप्यूटर फील्ड। ऑफ कोर्स वाइल ग्रोइंग अप इन पुणे, तो फिर हम ये न्यूज़ वही सुनते थे, राइट? न्यूज़ में भी IT ये किसी का related thing. हाँ फेसबुक पे हो गया, किसी का गूगल में हो गया, 1 CR 1.5 CR वो वाली स्टोरीज, तो वो बहुत सुनने मिलती थी यहाँ पे। तो Okay. तब से था कि कंप्यूटर फील्ड में, एंड प्लस इंटरेस्ट भी था मुझे मोस्टली कंप्यूटर गेमिंग्स वगैरह में। तो नेचुरली वो था मेरे को बचपन से ही कि हाँ, Okay. कंप्यूटर फील्ड इज़ नाइस। सो उसके बाद वंस आई डिड माई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, तो दैट वुड बी इन एक्सेंचर। सो आफ्टर दैट लाइक मैं वहाँ पे प्रोबेबली अबाउट 3 इयर्स तक मैंने वहाँ पे काम किया, एंड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक वी वहाँ पे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे दैट इनिशियली पहले हमें एक ट्रेनिंग में डालते हैं, राइट? बेसिक ट्रेनिंग, और उसके बाद वी हैव टू चूज स्ट्रीम्स। तो फिर उस पे मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स ये था उस टाइम पे, तो चॉइस मिला था, तो फिर Okay. आई ऑप्टेड फॉर दैट। तो वंस आई हैव दैट, और उसके बाद मैंने एक्सेंचर में 2 प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला मुझे। लाइक दोनों ही प्रोजेक्ट जो क्लाइंट्स थे काफ़ी वेल नोन थे। लाइक उनमें से मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो एक जर्मन ऑटोमोबाइल मेकर के लिए था, Okay. एंड मेरा सेकंड प्रोजेक्ट जो था वो एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, काफ़ी वेल नोन, तो उनके लिए था। तो लाइक डेटा लेक बेसिकली एंड डेटा वेयर हाउसिंग दोनों ही में ही मुझे काम करने का वहाँ पे मौका मिला। Yeah. तो वो था जो बेसिकली मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया दैट इवेंचुअली फिर मैं मेरी करंट कंपनी विच इज़ विजन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एक स्विस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रेडिंग कंपनी है, तो उनके लिए एक डेटा लेक हाउस पे मैं काम कर रहा हूँ राइट नाउ। सो मेरा इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल वाइज मतलब मुझे जो जिन जिन पे काम करना था, तो लकीली मुझे उन पे काम करने मिला है टिल नाउ। वाओ! जिससे मैंने पहले भी बोला कि मैंने आपका रिज्यूमे गो थ्रू किया एंड आई रियली गॉट इम्प्रेस्ड बाय द रिज्यूमे इटसेल्फ। अगर मैं रिक्रूटर होती तो मैं शायद रिक्रूट कर लेती आपको रिज्यूमे देखकर, बिकॉज़ जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया है एंड हैंड्स ऑन आपको लाइक पता है एक ये भी चीज़ होती है अभिलाष कि लोगों का ना सिलेक्शन हो जाता है ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, लेकिन उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका या उतने क्वालिटी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। दे भी दिया तो लाइक यू आर डूइंग सपोर्ट जॉब और यू आर डूइंग, मतलब आपको उतना सीखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एज यू टोल्ड कि आपको 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला एंड फ्रॉम देयर आपको आपका जो बेस क्रिएट हुआ इट यू विल कैरी इट थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? थोड़ा बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, Sure. लाइक पहले एकदम टेक में नहीं जाते हैं। पहली चीज़ जो देखिए आजकल के लोग ना, आजकल के क्या इंडिया में सब लोग मनी माइंडेड ही होते हैं बेसिकली।
तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आईटी गिव्स यू गुड पैकेज, जैसे आपने अभी 1.5 CR 1 CR ये सब चीजें बोली. राइट. दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज मैं भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर देन व्हाट यू डू व्हाट यू लर्न. तो ये वाला जो सिनेरियो है, जो माइंडसेट क्रिएटेड रहता है, लोग इसी चीज की वजह से आईटी में जाना चाहते हैं बिकॉज आईटी आपको पैसा देता है. तो ये सिनेरियो कितना ज्यादा राइट है सोचने के लिए? इज दिस एटीट्यूड राइट? एंड हाउ मच इज इट ट्रू? ये मुझे आपसे जानना है. जी, तो इसका आंसर तो काफ़ी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ आपको, तो फिर इट्स आइडियली कि कोई भी प्रोफेशन हो, इनिशियल ईयर्स हो सकते हैं आपके लिए वेरी इजी हो, क्योंकि इन जनरल किसी भी प्रोफेशन में जब आप घुसोगे तो इंटरेस्टिंग शुरुआती चीज़ें सारी इंटरेस्टिंग रहेंगी, सब कुछ न्यू होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगी, Right. आप शुरू में नए-नए कमा रहे होंगे, राइट? तो भले ही वो कितना भी पैसा हो, एक जो कॉलेज स्टूडेंट को इवन इफ 20-30,000 में मिले वो बहुत बड़ी बात है, राइट? तो फिर तो वो इनिशियल ईयर्स तो मुझे नहीं लगता किसी आदमी को वो लगेंगे, रिग्रेट होगा या कुछ होगा, बट इट्स नॉट अबाउट कि शुरुआती 5 साल मेरे कैसे जा रहे हैं। इवेंचुअली किसी भी प्रोफेशन में अगर आप लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हो, तो हर प्रोफेशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया, राइट? तो आप सोचोगे कि मुझे ये आना ही नहीं चाहिए था, मे बी मैं पैसों के चक्कर में आ गया, या फिर मुझे सिर्फ दूर से ये अच्छा दिखता था, या फिर सोसाइटी की तरफ से मुझे एक सर्टेन रिस्पेक्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वाला प्रोफेशन चूज किया। कुछ भी हो सकता है रीजन, बट इसलिए लॉन्ग टर्म किसी भी प्रोफेशन में आपको अगर सक्सीड करना है और आपको अच्छा करना, नॉट जस्ट सर्वाइव, अच्छा करना, टॉप पे जाना है, तो फिर पैशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यू हैव टू हैव अ सर्टेन पैशन, तो होना ही है लॉन्ग टर्म में। राइट. बहुत बड़ी बात बोली वैसे आपने. जैसे आपने बताया कि 11-12 से यू वर लाइक इनटू गेमिंग्स एंड कंप्यूटर से जनरली प्यार था. आई वाज नॉट इन दोज किड्स, तो मुझे आई कैन रिलेट. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो स्पेशली पैसे लेकर पॉकेट मनी के थोड़े बचाकर वो जो गेम जोन्स वगैरह होते थे वहाँ जाते थे, एंड आई वाज कंप्लीटली ऑपोजिट. मुझे वो टेक वाली चीज़ें थोड़ी कम अच्छी लगती थी. आई वाज वेरी नर्डी, मुझे बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी. ओके। तो मैं कभी आईटी में स्विच करने का मैंने कभी नहीं सोचा, बट या इवेंचुअली मुझे मेरी जॉब अब मुझे आईटी प्रोफेशन से बात करने का मौका देती है और आईटी को इतना क्लोजली जानने का मौका देता है. तो मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे क्यों था, कि हाउ दैट पैशन एक्चुअली वर्क्स. वो सब चीज़ें मुझे अब जानने का मौका मिलता है. ओके. जैसे आपने बताया कि आपने जब एक्सेंचर में थे, तो अब एक्सेंचर के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे हुआ, लाइक आपने कैसे अप्लाई किया, कितने राउंड्स हुए, किस टाइप के क्वेश्चंस थे. सो वो थोड़ा सा बताइए कि जो लोग एक्सेंचर में अब ट्राई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग और दे वांट टू एंटर, तो कैसे प्रोसीड किया जाए. राइट. सो मैंने जब एक्सेंचर में अप्लाई किया था, राइट, तो फिर इसमें मे बी एडिंग ऑन टू योर प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल, इफ आई मे से, तो इनिशियली जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, उसके बाद अबाउट 1.5 years सॉर्ट ऑफ गैप आया था उस टाइम, जिस टाइम कोविड था, राइट. क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्लेसमेंट में मैं गया ही नहीं था. अच्छा, आप अपने कॉलेज प्लेसमेंट कॉलेज में के गए ही नहीं थे. गया नहीं था, क्योंकि वही एडिंग ऑन टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, कि मेरा पैशन जो फर्स्ट था वो कुछ और था. इवन दो आई लव्ड कंप्यूटर्स, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, जस्ट लाइक माई फादर, टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज अ फाइटर जेट पायलट. Oh तो my वो God. बचपन से प्रोफेशन था. तो फिर मे बी जो लोग सुन रहे होंगे तो उनको जैसे उन्होंने पता होगा कि एसएसबी क्या होता है, मे बी हाँ, जिनको, yeah. राइट. तो फिर क्योंकि उन लोगों को भी, इफ दे आर वाचिंग, राइट, तो उनको भी ये लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए इन केस आपने वहाँ पे ट्राई किया, ऑब्वियसली आप एक सर्टेन लेवल तक अच्छे होगे तो आप वहाँ तक पहुँचे थे. तो राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो दूसरे करियर में जाना मुश्किल होगा, या फिर फॉर सम रीज़न अगर गैप आ गया तो हो सकता है, यानी कि वो उनको एक स्केप्टिकल रहते हैं लोग रिगार्डिंग कि मैं दूसरे किसी करियर में मे बी अच्छा ना कर पाऊँ. एग्जैक्टली. तो फिर उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं होता, राइट. तो फिर अगर मैं उल्टा पहले भी जाता तो फिर प्रोबेबली मैं उस टाइम भी वहीं पे ही होता, अगर मैं कॉलेज से डायरेक्टली भी यहाँ आता जहाँ पे मैं आज हूँ. सो मे बी उल्टा 1.5 साल जो मेरे बीच में गए, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस ही मैंने गेन किया है. तो फिर ऐसा भी होता है, तो फिर वो लोग मेरा ऐसा केस देख लें. तो जब इवेंचुअली गैप के बाद फिर जब मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, तो राइट आफ्टर कोविड जब काफ़ी हायरिंग्स हो रही थी, तो आई थिंक मैं इनिशियल शुरुआती बैचेस में होऊंगा जब थोड़ी हायरिंग
तेज होने लगी। हम्म। तो उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो फिर वो ही प्रोबेबली जो नॉर्मल लिंक्स आने लगते हैं वेबसाइट में, या फिर वो फ्रेशर्स के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं, राइट? राइट। तो फिर वहां पे देख के मैंने अप्लाई किया था, एंड देन मे बी टोटल प्रोसेस 2 वीक्स समथिंग तक ही चला था, जिसमें से इनिशियल तो पहले एक था MCQ प्लस कोडिंग सॉर्ट ऑफ राउंड। हम्म। तो वो उसमें बेसिक्स MCQs थे, आई मीन इवन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो वाले या क्वेश्चंस रीजनिंग भी थे, क्वेश्चंस। हाँ रीजनिंग वाले भी या क्वेश्चंस थे। और उसी के जस्ट बाद एक एक सिंपल कोडिंग राउंड भी था, मतलब एक होते ही तुरंत उसके बाद था। तो विद इन 1 डे वो था, मे बी ओवरऑल 2 आवर्स का होगा कुछ दोनों राउंड। वो होने के बाद फिर इंटरव्यू था, जो वर्चुअल इंटरव्यू थे उस टाइम पे। एंड देन इंटरव्यू में बोथ थे, मतलब एक टेक्निकल साइड से भी रहेंगे इंटरव्यू लेने के लिए, प्लस HR। ओके। तो वो दोनों ही था, आई गेस ओनली अबाउट 30 मिनट्स। तो फिर उसमें ऐसा था कि उन्होंने, क्योंकि सिंस फ्रेशर्स हैं तो वो जनरली कॉलेज के इंटरव्यूज के आसपास ही चलते हैं। आई मीन आपने कॉलेज में क्या किया, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स क्या थे। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर स्ट्रीम से नहीं आते हो तो उनका होगा क्वेश्चंस कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, या फिर आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपकी इंटरेस्ट इस फील्ड में आए, राइट। राइट? क्यों आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर वो आपको वहां पे इंटरव्यूज में दिखाने पड़ते हैं। एंड क्योंकि वो टेक्निकल प्लस HR है, तो इट इज अप टू यू कि आप इंटरव्यू किस तरफ ड्राइव कर सकते हो। आप अपने नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट दिखा के भी HR से एंगेज कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स टेक्निकल एस्पेक्ट दिखा के टेक्निकल पर्सन जो होगा उससे वहां पे इंटरव्यू पे एंगेज कर सकते हो। राइट। तो वो दोनों ही आप अपने स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो उस दौरान, कि ओके। आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो इंटरव्यू को। हम्म। तो वैसा हुआ था। तो वो, एंड आई थिंक वो एक ही इंटरव्यूज था दोनों, सिंस वो कंबाइंड थे। और उसके बाद वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एंड दैट होते होते आई गेस 2 मंथ्स तक लग गए थे ओके। टिल माय ऑनबोर्डिंग। ओके। अच्छा, पहले तो बहुत अच्छी बात है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने फादर के जैसे इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते थे। इट्स रियली इंस्पिरेशन। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके फादर भी शायद वही चाहते होंगे, बिकॉज हर फादर चाहता है कि मेरा जो सन है वो भी, स्पेशली जो आर्मी माइंडेड रहते हैं, दे आर लाइक कि अगर हम सर्व करें तो हमारी आने वाली जनरेशन भी सर्व करे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो माइंड सेट है ना, मुझे ऐसा लगता है लाइक पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम द IT पार्ट, कि जो आर्मी वाले होते हैं या जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। लाइक दे डोंट टेक स्मॉल थिंग्स, दे डोंट स्वेट फॉर स्मॉलर स्टफ। मुझे ऐसे लगता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आने वाली जो परेशानियां होती होंगी IT वाली, तो ये आपको छोटी लगती होंगी। ठीक है यार, ये तो हैंडलेबल है, इजीली हम कर ही लेंगे। तो ओके, ये तो स्टेटमेंट हो गया जनरल। ओके, इसके बाद अभी आपने 1.5 साल का गैप लिया, आप SSB के लिए अगर आपने ट्राई किया, सो आपको क्या लगता है कि ये जो गैप था, जो आपने CS इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर एक गैप हुआ, उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू किया, तो इस गैप का आपके नॉलेज पे या लाइक आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे कुछ फर्क पड़ा क्या उसका? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ना लोग थोड़ा सा भी गैप होने के बाद घबरा जाते हैं। राइट। पहली बात तो इसको जस्टिफाई कैसे करें, उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है कि दे आर लाइक अभी क्या चल रहा है मार्केट में, हम शायद उससे उतने अपग्रेडेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं। Right. तो उस क्वेश्चन को केटर करने के लिए आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप अपना एक्सपीरियंस से वो आंसर दें। ओके, या सो देखो, अगर गैप आ भी जाए तो इट्स नॉट लाइक दैट आपके जो सिलेबस से जो आया है आप जस्ट का तस इंटरव्यू में बोल दोगे एंड सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिलेबस उतने अप टू डेट नहीं हो सकते Exactly. जितना करंटली मार्केट चल रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं कंपेयर टू ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी सिलेबस, एग्जैक्टली। राइट? सो आपको जो बेस्ट रिसोर्स मैं बोलूँगा, आपका फाउंडेशन, वेदर अगर आप कंप्यूटर से हो तो वेल एंड गुड, तो आपके एक बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। अगर नहीं भी है तो एनीवेज आपको जो वेदर वो गैप ईयर्स हैं तो फिर आपको फिलअप करने हैं, तो फिर आप ऑनलाइन रिसोर्स ही देखोगे, राइट? सो फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब घबराने वाली बात या कुछ। एंड रही बात जस्टिफाई करने की, राइट? तो फिर आप अगर कोई भी कंपनी के फ्रेशर्स के टाइम अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट, तो आप देखना मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लिखा होगा सिंपली इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग के अलावा वो प्रेफर्ड ब्रांच कुछ नहीं लिखा होगा उन्होंने। सभी ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं। और कई बार होंगे दूसरे डिग्रीज लाइक BCA या MCA या फिर BSc भी, राइट? तो फिर समहाउ आप सोच सकते हो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे ब्रांचेस से भी वो लोग बुला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको
एक कंप्यूटर बैकग्राउंड ही चाहिए, तो जस्टिफाई करते वक्त आप बोल सकते हो कि जॉब हंट के लिए मुझे टाइम लगा या फिर मैं कुछ ही और प्रिपेयर कर रहा था, लाइक मेरे केस में, राइट, कि मैं कहीं आपने और। रियल में बताया था ये चीज़ कि यस, ऑफ कोर्स मैंने बताया था, एंड इसीलिए मैंने कहा, जैसे इंटरव्यू एचआर प्लस टेक्निकल थे, राइट, हुँ, तो फिर एचआर ने ये चीज पकड़ी और उन्होंने उसके बारे में और डिग इन किया। आई थिंक उनको ऑलरेडी सर्टेन आइडिया था, हुँ, हुँ, तो वो उस बात पे थोड़े क्यूरियस हुए कि आपने कहाँ तक गए, कितना किया, तो फिर वो आइडिया जानना चाहते थे। और या जैसे उनको पता चला कि मतलब जो मैंने एग्जाम्स क्लियर किए और मतलब उसमें फाइनल स्टेज तक गया मल्टीपल टाइम, तो वो उसी में ही उनको रिप्लाई मेरे को अभी तक याद है, उन्होंने बोला था कि अगर आप वहां तक जा सकते हो तो एटलीस्ट जो आप रीजनिंग एग्जाम या जो सब हम लेते हो, आप वो एट पार तो हो ही, इफ नॉट मोर। या एग्ज़ैक्टली। तो फिर तो वहां से था कि मेरा एटलीस्ट एचआर वाला एस्पेक्ट वहां से मैंने कवर अप कर लिया था, हुँ, 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 हुँ। और बचा था सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट। तो फिर उन्होंने वही इंटरव्यूज में पूछे थे कि आपने गैप टाइम में कोई सर्टिफिकेशन किए या फिर किसी तरीके की ट्रेनिंग करी या फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए, हुँ, इस हुँ, टाइप के नॉर्मली सवाल रहेंगे जो मेरे केस में भी थे। ओके। और जो दूसरे बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं गैप के दौरान, वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इस तरीके से जस्टिफाई करना है कि आप समहाउ पैशनेट हो हुँ, 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 एंड यू आर विलिंग टू पुट इन ऑल दैट हार्ड वर्क। तो एग्ज़ैक्टली। इतना भी बोला तो भी वो मोर देन इनफ है। ओह! सो फिर 1.5 साल के बाद हुँ, जब हुँ। आपने सोचा कि वापस अब आईटी की तरफ मूव करना है या हुँ, अपने जो हुँ, कोर फील्ड है उसकी तरफ मूव करना है, हुँ। तो प्रिपरेशन फिर कहाँ से शुरू की? राइट। सो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि वो फ्रेशर्स के इंटरव्यू में लकीली कई बार रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं, या जो मेरा इवेंचुअली, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, उसमें स्ट्रॉन्ग था तो बहुत। हाँ, उस पे वो मेरा स्ट्रॉन्ग या पॉइंट था, तो फिर वो वहाँ से हो गया था। और रही बात कोडिंग की बात, जो भी उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं हुँ, हुँ, यूजुअली फ्रेशर्स राउंड में, या तो फिर वो वाला मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया था और ऑनलाइन रिसोर्सेज बस चेक किए थे मैंने, लाइक जस्ट यूट्यूब रेफर एंड किए ऑल? थे। हाँ, सिर्फ यूट्यूब वगैरह से ओके, थोड़े ब्रश अप किए थे कि एटलीस्ट मैं बेसिक क्वेश्चंस तो कर पाऊँ। अच्छे से कर पाऊँ। हाँ। आपका कोडिंग वाला पार्ट कैसे था कॉलेज लाइफ में? ओह! कॉलेज लाइफ में, या अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोग शायद रिलेट कर पाएँ कि जब मैंने इनिशियली कंप्यूटर लिया था, तो आदमी के एक मन में होता है, आई थिंक कोई भी 15 साल का या 10th क्लास जिसने पास करी होगी, वो रिलेट कर पाएगा। उन्हें लगेगा कंप्यूटर स्ट्रीम मतलब मैं सीधा रोबोट बना दूँगा, राइट? या फिर सीधा एआई, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि कोई भी आदमी अगर फुटबॉल खेलना चाहता है, राइट? या तो वो मोटिवेट होगा मेस्सी को देखकर, रोनाल्डो को देखकर। या टेनिस खेलेगा तो फेडरर को देखकर मे बी मोटिवेट होगा। या डिवीज़न सी फुटबॉल देख के कोई, मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जो सोचेंगे कि इसे मैं करना चाहूँगा। तो सेम एग्ज़ैक्टली। केस आईटी फील्ड में भी है। लाइक आई सेड कि फेसबुक और गूगल के जो मैंने थ्रू आउट चाइल्डहुड हम जो न्यूज़पेपर में सुनते थे, वो एक रीज़न था। तो सेम वैसा ही है ये भी। सो हाँ, जैसा मैंने बताया, तो फिर वही कि हम स्टार प्लेयर को देखते हैं, वहाँ से मोटिवेट होते हैं, राइट? तो फिर जब एक बार इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, तो वो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, हुँ, राइट? माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट्स होते थे, यानी कि 1970s में लिखे हुए सब्जेक्ट, 80s में लिखे हुए, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हुँ, पहला साल तो आप ये ऐसा समझो कि मुझे पता ही नहीं चला कि इसका कंप्यूटर से क्या लेना-देना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे। राइट। तो फिर वो ऐसा हो गया था कि मेबी मैंने गलत स्ट्रीम चूज़ कर लिया या कॉलेज गलत है, हुँ, हुँ, हुँ। सॉर्ट ऑफ, राइट? तो फिर वो रहा, तो फिर उसमें मेरे को इतना कभी इंटरेस्ट नहीं आया। और कोडिंग भी फिर, यानी कि लैंग्वेजेस होंगे कौन से, सी होंगे, सी प्लस प्लस होंगे, देन आई बिलीव थर्ड ईयर कुछ में जाके हमारा जावा था, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? तो वो जावा भी फिर भी ऐसा लगता था कि मतलब ये उतना लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ यूआई से जज करते या थे, एग्ज़ैक्टली। राइट? एज अ जब आप एकदम न्यू जाओगे, तो फिर हम यूआई से जज करते थे ये ये कितना तो पुराना लेटेस्ट है, है। हाँ, ये तो पुराना है, राइट? हाँ, तो हाँ। फिर तब तक फिर मेरे को ऐसा हो लग गया था कि ये तो वैसा निकला ही नहीं, कूल स्टफ्स बिल्कुल नहीं जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, एग्ज़ैक्टली। राइट? जो गेमिंग लेकिन बैकग्राउंड से आप गए थे कि ये ऐसा दिखेगा, इतना कूल दिखेगा, वैसा नहीं दिखा। राइट, हाँ, तो वैसा बिल्कुल नहीं था। हुँ, तो फिर तब थर्ड ईयर के आसपास सब रिलेट कर पाएँगे जब उनको लगता है कि यार अगले साल प्लेसमेंट है, अगर कुछ और डिसाइड करना है तो अभी कर लेना चाहिए। तो फिर थर्ड ईयर के आसपास लोग सोचने लगते हैं, सेकंड राइट? थॉट्स आने लगते हैं माइंड में। हाँ, वो, या अगर दूसरा करियर जाना है या हायर स्टडीज़ करनी है या एमबीए की तरफ जाना है, तो फिर आई थिंक फाइनल ईयर तक कर लो तो भी मैं लेट नहीं होऊँगा, हुँ, इस तरीके के थॉट्स। एंड देन बट फाइनल ईयर जब शुरू हुआ, जितने भी नए सब्जेक्ट हैं, वो उस साल इंट्रोड्यूस हुए। ओके। मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और वो ग्राफिक्स वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग
और ये बिग डेटा, ये सब फाइनल ईयर में आए, एआई सब्जेक्ट फाइनल ईयर में आए। या ओके। मतलब जब चाहिए था। जब आपके मन में सेकंड थॉट्स आने लगे तो कॉलेज वालों ने ऐसे एक हाँ। वो डाला कि नहीं नहीं ऐसे बच्चे कहीं जाने नहीं चाहिए, उनका मन भटकना नहीं चाहिए, सो Right. दे इंट्रोड्यूस द हाँ, कोर कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो फिर जो लेटेस्ट हैं एकदम मार्केट में आपको वो नहीं सब। लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से? आई एम नॉट ब्लेमिंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कोर्स, बट या अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो चीजें एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है और जो इम्प्लीमेंटेबल है वो हम लास्ट में पढ़ा रहे हैं। जब 3 साल बच्चा खुद के डिसीजन पे डाउट करने लग जाए कि यार ये पढ़ रहा हूँ वो सही भी है और ये यूज भी होगा कि नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ग्लिच है। हाँ, मे बी। अब क्योंकि आई थिंक अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस सेट करते हैं उनसे पूछेंगे, वो डिसीजन को आई बिलीव ये बोल के डिफेंड करेंगे कि लेटेस्ट टेक सीखने के लिए आपके फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए। 3 साल फाउंडेशन ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, बट वही है कि फाउंडेशन में कब तक रहना है वो, या फिर आप बच्चों को पहले बता दो, बता या दो, तो हाँ, या या फिर exactly। मिक्स एंड मैच करो थोड़ा सा, कि थोड़े लेटेस्ट सब्जेक्ट शुरू में भी रख दो ताकि एक उसका इंटरेस्ट बना रहे कि इवेंचुअली मैं फाइनल ईयर में जाके इन सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज करना चाहूंगा या अपना करियर करना चाहूंगा। ओके, वैसा। सो एक और एक जनरल क्वेश्चन, right. फिर हम थोड़ा सा टेक की तरफ मूव करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि एक्सेंचर में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली एक प्रोसेस आता है, आपने उसका भी एक जिक्र किया था। सो बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, या हम स्विच भी करते हैं तो उस टाइम पे भी किस तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मैंने ये वाली बात शायद किसी से अभी तक नहीं की है, और मुझे कुछ लोगों ने पूछने के लिए बोला था कि एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब हम अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम, और जब हम स्विच करते हैं एट दैट टाइम, तो उसके ऊपर एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता सकते हैं तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। ओके सर, अगर मैं फ्रेशर पर्सपेक्टिव से बताऊं, जब आप राइट आफ्टर कॉलेज अगर अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसमें वही होंगे कि आपको अपने स्कूलिंग के सारे सर्टिफिकेट्स हैंडी रखने पड़ेंगे। ओके लाइक हो सकते हैं 10th चाहिए हो, 12th चाहिए हो, और ओके कॉलेज में या तो सारे सेमेस्टर के मार्कशीट और प्लस प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री आपके पास जो भी होगा। होगी। सो अभिलाष, देखिए जैसे आपने बताया कि आपका ऑलरेडी एक्सेंचर में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एक प्रोसीजर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जैसे Right. आपने बताया कि आपने मेंशन भी किया वो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पार्ट के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। जब स्विच भी करना होता है तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में मैंने आज तक शायद किसी से बात नहीं की है, क्योंकि लाइक कभी ये टॉपिक निकला नहीं, आपने मेंशन किया, तो मैं चाहूंगी कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास उसका आंसर भी हो जाएगा। आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स एक फ्रेशर को लगते हैं जब वो एक आईटी कंपनी ज्वाइन करता है, एज वेल एज जब वो स्विच करता है किसी और कंपनी में, तब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? या राइट। सो अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रेशर्स को क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं हाँ डॉक्यूमेंट्स, सो दैट वुड बी आपको ऑब्वियसली अपने एजुकेशन जस्टिफाई करनी है, राइट। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 10th 12th एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट कॉलेज के, प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री जो भी आपके पास होंगी, ओके वो सब होने चाहिए। एंड फॉर फ्रेशर्स दैट इज मोर देन इनफ, प्लस आपके जो नॉर्मल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इधर पैन कार्ड मोस्टली चाहिए रहता है, इधर ओके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे यूजुअली, एंड दे ऑप्शनली पासपोर्ट मांग सकते हैं बट वो कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके बाकी दोनों डॉक्यूमेंट से ही काम हो जाता है जाता है। जनरली। एंड वंस यू मेक अ स्विच दूसरे कंपनी में, देन आपसे मैंडेटरीली एटलीस्ट 3 मंथ्स के तो मांगते ही है सैलरी स्लिप, ओके और 6 मंथ्स के भी आप लेकर रख सकते हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना क्योंकि आपका प्रीवियस कंपनी का एक्सेस चला जाएगा, राइट। तो राइट फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बैकअप रखने हैं, सारे रिलेटेड, यानी कि आपके जो इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन स्टेटमेंट वगैरह भी होते हैं, तो वो सब भी आपका जो भी पेरोल की वेबसाइट होगी वहां से आप वो सब भी रख लीजिए, तो वेल एंड गुड है। वो ओके हर कोई नहीं मांगता बट मांग सकते हैं। एंड ऑल दी आपके इंक्रीमेंट लेटर हो गए, प्रमोशन लेटर हो गए, एंड देन कोई भी क्लाइंट अप्रिसिएशन हो, कोई भी अवार्ड हो, सर्टिफिकेट हो, वो सब भी आपको लेकर के रख लेने चाहिए बैकअप, ओके क्योंकि वो इवेंचुअली आपके काम आएंगे। जो आप नेक्स्ट कंपनीज में जाओगे तो फिर दैट इज नेसेसरी, किसी भी तरीके का अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन। ओके ओके तो आप कह रहे हैं कि फ्रॉम ऑफर लेटर टू अप्रिसिएशन लेटर टू इंक्रीमेंट लेटर टू एक्सपीरियंस लेटर, आपको जो भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है वो आपको संभाल के रखना है, Right. और वो आपकी जो नेक्स्ट स्विच में है वो काम आ सकता है। हाँ। ओके, अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि आपने एक्सेंचर में 3 साल काम किया है, तो मतलब मैं ये नहीं पूछ रही कि एक्सेंचर
के बारे में कुछ अच्छा बताइए, बुरा बताइए। ऑफ कोर्स सबके अलग अलग ओपिनियंस है, मुझे भी बहुत राइट मिक्स्ड ओपिनियंस मिलते हैं। लाइक पीपल से कि टॉक्सिक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इट्स वेरी गुड फॉर फ्रेशर्स एंड इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग। अगर आपको पूछूं कि कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसी रही आपकी जर्नी एक्सेंचर में, तो आप क्या आंसर देंगे? ओके, या अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी, जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तो उससे तो अच्छी ही थी। कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होकर भी आई थिंक उनके जो पॉलिसीज थे वो मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब एट पार विद सम ऑफ द वेल नोन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप बोल लें, या फिर एक जो इंटरनेशनली जो माना जाता है कि एटलीस्ट इतने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलने मिलने चाहिए, चाहिए, या वर्क राइट। पॉलिसी, वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके की होनी चाहिए। तो वो लगभग वैसे ही थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे अपने कंपेटिटर्स से उनके। तो वो काफ़ी अच्छे थे एंड ऑफ कोर्स लेकिन इवेंचुअली एक एम्प्लॉयी का एक्सपीरियंस उस पे निर्भर करता है कि उसके प्रोजेक्ट कैसा है एंड वो किन लोगों के साथ एंड अंडर काम कर रहा है। या एग्जैक्टली। तो वो डिक्टेट करेगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो अ, एकदम टॉप लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं वो आपको हो सकता है उतने इफेक्ट ना करे, क्योंकि आप तो रेगुलर इंटरैक्ट करने वाले हो नहीं, ना ही एग्जैक्टली। एमडी से ना ही सीईओ से, राइट? तो फिर वो आपको हो सकता है उतना इन्फ्लुएंस ना करे डे टू डे लाइफ में कंपेयर टू व्हाट आपके कलीग्स और मैनेजर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, तो उस पे वो बहुत डिपेंड करता है आपका राइट। ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो जैसे अभी आपने बोला कि हर तरीके के लोग हैं और जैसे उनका एक्सपीरियंस वहाँ जाता है, तो 1 स्टार रेटिंग वाले भी हैं, 5 स्टार रेटिंग वाले भी हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितने रेटिंग्स देंगे एक्सेंचर को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप कितनी देंगे? राइट, तो मेरा तो आई थिंक 4 टू 4.5 समथिंग लाइक दैट वैसा ही रहेगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग भी जो मुझे मिले काफ़ी अच्छे थे एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग भी तो वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूँ मे बी सम अदर कंपनी लाइक सपोज वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो फिर वहाँ पे ये हो सकता है कि जो पूरी कंपनी का टेक स्टैक है, अगर वो पुराना है तो आपको उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, राइट। राइट? तो फिर सिर्फ एक अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेंथ जो ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी में आ जाती हैं, जो है कि ऑल्दो चांसेस आपके लक पे डिपेंड करता है, बट हो सकता है कि आपको काफ़ी लेटेस्ट टेक पे भी काम करने का करने मौका का मिले, मौका मिले। या जो हो सकता है कि कहीं और ना मिले। तो फिर वो मैं बोलूँगा एक जो स्ट्रेंथ रहता है ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी में, जो कि लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मेरे को काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिले। हाँ, राइट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे थे। राइट। ओके। तो ये हमने बहुत सारा जनरल स्टफ पे बात की अभिलाष। अब कमिंग बैक टू द कोर पार्ट, यू आर अ डेटा इंजीनियर ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना बनता है। सो डेटा इंजीनियर एक फील्ड है जो कि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग पार्ट से थोड़ी अलग है। और पहले जब इनिशियली ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो बिग डेटा के नाम से स्टार्ट हुआ था, बिग डेटा इंजीनियर्स बोला जाता था इनको, एंड राइट। इन द रीसेंट ईयर्स इसका नाम चेंज होके डेटा इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, उन्हें डेटा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, बिकॉज जो नॉर्मल इंजीनियर्स हैं दे आर बिकमिंग इंजीनियर्स बाय डूइंग 4 ईयर ऑफ डिग्री। एंड अगर आप ये जो डेटा इंजीनियरिंग वाली चीज देखें तो जैसे वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वी प्रोवाइड डेटा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। सो आई गेस 3, 4, 5 months, 6 months में आप विथ प्रैक्टिस सीकर यू बिकम अ डेटा इंजीनियर, मैक्स टू मैक्स 1 year ऑफ प्रैक्टिस इन प्रोजेक्ट्स अगर आप समझ लें, 1 साल की प्रेपरेशन में आप एक डेटा इंजीनियर बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि हाउ दिस ट्रेडिशनल डेटा हाउ दिस नॉर्मल और ट्रेडिशनल इंजीनियर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द डेटा इंजीनियर्स। तो ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर नहीं है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता पाएं इन इजी टर्म्स। राइट। सो देखो, अगर हम 4 साल को कंपेयर करें 1 साल के डेडिकेटेड डेटा इंजीनियरिंग से, राइट? तो फिर उन 4 सालों में सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग नहीं होता, जैसे Okay. कि हमने पहले डिस्कस किया, उसमें आपके फंडामेंटल्स होंगे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट होंगे, राइट? तो वहाँ पे आपको सी प्लस प्लस भी सिखाया जाएगा, जावा भी सिखाया जाएगा, और ग्राफिक्स होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग होंगे, लेटेस्ट टेक भी होंगे, क्योंकि उनका वहाँ पे आइडिया रहता है, जो 4 साल की इंजीनियरिंग होगी वो एक जेनेरिक होगी कि आपको बहुत सारे डोमेन्स पे वो आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे, Yeah, ताकि right. आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पता हो, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, इवन हार्डवेयर, वो आपको आइडिया हो कि इन जनरल कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ। हाँ, yeah, right. तो वो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कराते हैं, तो फिर इसलिए उसके बाद भी जब बच्चों की प्लेसमेंट होती है, राइट? तो फिर आप कई बार देखना प्लेसमेंट के दौरान वो एज अ फ्रेशर ही सिलेक्ट होते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जहाँ पे आपको बिफोर हैंड बता दिया जाएगा कि आप कौन से टेक पे काम करोगे या फिर कौन सा स्पेसिफिक आपका डोमेन होगा।
वो ओके, वंस यू एंटर द कंपनी तब आपको पता चलता है कि ओके। आपका क्या रोल होगा। अच्छा, तो वो एक जनरल हम्म, डेज़िग्नेशन में आपकी हायरिंग हो जाती है और उसके हम्म, बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है, राइट, आपकी ट्रेनिंग के बाद? हम्म, ओके, राइट। जैसे कि वेब डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, राइट, इंजीनियरिंग में। ओके, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि वंस यू गेट इनटू द कंपनी लाइक आफ्टर फ्रेशर गेट्स प्लेस कि हुँ, आपको वेब डेवलपमेंट ही मिलेगा, राइट। ओके, उधर कोई भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकता है। ओके, और फिर इसीलिए इंजीनियरिंग का होल आइडिया ही उनका वही रहता है कि आपको किसी भी स्पेशलाइजेशन में डालें तो आपका एक सर्टन बेस हो। तो ओके, वो आइडिया होता है 4 साल की इंजीनियरिंग के ओके, पीछे। ओके, और वंस यू और किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करने के लिए जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग 1 ईयर तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ, तो उसमें आप काफी अच्छा मतलब थियोरेटिकली तो मोर देन इनफ है कवर करने के लिए। ओके, ओके अविनाश, रियली रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने का सीखने का मौका मिला। यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर। आपने काफी अच्छी सी चीजें एक्सप्लेन की हमारी ऑडियंस को और आपने जो लेमन टर्म्स में बात की तो मुझे लगता है कि सिर्फ टेक बैकग्राउंड वाले, नॉन टेक बैकग्राउंड वाले भी बहुत इजीली चीजें समझ पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट्स एंड योर नॉलेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अगेन। Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much for having me.